यदि आप पीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं प्यारे साथियों, तो ये टॉपिक आपके लिए तो एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। जैसे संविधान के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मत परिषद, और उसके बाद आपको संसद के राज्य क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इन सब टॉपिक को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक हो कम समय में। तो कम समय में आपकी तैयारी में संविधान के कराने जा रहा हूं, तो दिल थाम के बैठ जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन का पहला टॉपिक है मूल अधिकार, यानी क्या है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के बारे में पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आप जानते हैं ये किस में, तो आप बताओगे भाग 3 में 1212 से लेकर 35वें अनुच्छेद तक जो है क्या है, तो बताओ मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य यानी परिवर्तनीय। मतलब क्या है? इसको कोड के द्वारा आप लागू करवा सकते हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा था, तो बताओ भाग 3 को। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप बताओगे अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अब आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं। अब भारत में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप बताओगे 6 मौलिक। पहले कितने थे? 7 है। उन सब की भी चर्चा भी करेंगे। 7वां कौन हटा दिया गया है, कौन समाप्त कर दिया गया है। पहले में क्या है? समता का अधिकार 14 से 18। अब कैसे याद करेंगे, यहाँ भी मैं अभी सब चीज़ों को आसानी से। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 19 से लेकर कितने तक? 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना? 23 से 24। अभी का एक एक अनुच्छेद का भी देखने वाले हैं, बस बने रहे प्यारे साथी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आप 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आप बताएंगे 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और संवैधानिक अधिकारों को जो है अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। अभी एक एक अनुच्छेद को अलग अलग से देखेंगे, बस बने रहे, एक एक चीज़ को आपको क्लियर कराई जाएगी, बस आप जल्दबाजी ना करें। अनुच्छेद 12 में क्या? मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की व्याख्या किसमें की गई, राज्य का परिभाषा किसमें किया, तो अनुच्छेद 12 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने की विधियां क्या है? जो मूल अधिकार को प्रभावित कर रही होंगी वो विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। मतलब क्या है? कोई सरकार नियम कानून बनाती है और हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो 13 में क्या कहा गया है? वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, या उसका जितना भी पार्ट जो है मूल अधिकार को हनन कर रहा वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उसे न्यायालय से अवैध घोषित किया जा सकता है। ये चीज़ें इसका मतलब ये है। अब चलते हैं, अब मूल अधिकार का 14 से लेकर 18 तक की बात करते हैं। 12 आपने जान लिया किसमें राज्य की परिभाषा दी गई। 13 में क्या है? अल्पीकरण की विधि, यानी कि जो संविधान का उल्लंघन कर रहा होगा जो नियम कानून, वो क्या हो जाएगी? उतना तक जो है हट जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 में किसकी? राज्य की विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई। किसमें? यानी कि विधियों के समान, विधि से किसी को वंचित नहीं करेगा, सरकार का दायित्व का सबको समान दर्जा देगा। अब वही 15 में क्या कहा गया है? समक्ष समता की बात की, विधि के समान समता और विधियों के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिया गया? विधि के समान संरक्षण आप बताएंगे अमेरिका से, लेकिन समता कहाँ से लेगा? विधि के समक्ष समता तो बताओगे ब्रिटेन से लेगा। दोनों का अंतर आपको समझते रहना है। अनुच्छेद 15 में राज्य, धर्म, मूल वंश या जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया। क्या क्या? तो बताओगे राज, धर्म, मूल वंश, जाति, इनके आधार पर विभेद नहीं किया। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो नौकरी, उसमें क्या है? नियोजन की समानता है। इसी के तहत कुछ विशेष वर्गों को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत। आप देखते हैं छुआछूत जिसे कहते हैं, छुआछूत आप नहीं फैला सकते, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब क्या है? जैसे आप कहते हैं कि कोई उपाधि नहीं लगा सकते, फला, कलंदर, कोई उपाधि अपने सामने जोड़ने से, तो आप देखते हो कुछ शिक्षा संबंधी उपाधि आप लगा सकते हैं, जैसे, और सेना संबंधी उपाधियाँ, 2 ही उपाधियाँ आप लगा सकते हो और कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते हो। अब चलते हैं, बात करते हैं अब मूल अधिकार के 19 से 22 तक बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लेता हूँ।
स्वतंत्रता अधिकार 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक कहा गया। अब एक एक अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। 19 में क्या कहा गया, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। बस एक एक करके आप देखते जाइए। 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और प्रतिबंध क्या है, राज्य वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है कभी भी। मतलब प्रतिबंध क्या, जैसे पता चला अब मतलब यथायोचित बोलना है, अर्जी फर्जी नहीं, तो याद इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये नहीं कि आपको मिला है तो आप कुछ भी अनाप शनाप बक के, इस पे रोक लगाई जा सकती है। अब बात 19 के 1B में शांतिपूर्वक पूर्ण शस्त्र सहित सम्मेलन, सत्रहित सम्मेलन किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी प्रतिबंध क्या है, राज्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर कानून व्यवस्था को भंग करने की आशंका पर जो है इस जो सम्मेलन को क्या कर सकता है, रोक सकता है। चलते हैं अब समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है। इसमें अनुच्छेद 4 में क्या गया है, लेकिन संघ बनाने जब एकता अखंडता या लोक व्यवस्था भंग हो रही तो क्या है, संघ बनाने पर रोक लगा सकता है, राज्य को यह अधिकार दिया गया है। अब बात हो गई 19 के D में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन पर अधिकार की बात की गई। किसमें, अब बताओ आप, ये चौथा अधिकार है। 5वां के भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। लेकिन 19 के 5 में जनता के हितों में अनुसूचित जनजाति के हितों में संरक्षण के आधार पर जो है प्रतिबंध 19 के D के तहत लगा सकता है। जहाँ पर प्रतिबंधित है कि यहाँ बाहरी लोग नहीं बच सकते, वहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19 के G में व्यवसाय करने का अधिकार भी क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण, तो व्यवसाय करने का अधिकार भी क्या है, तो बताओगे मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं 20 में। 20 में क्या, दूध सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे आप पता चला कोई पुलिस आई पकड़ लेगी तो आपको अपना दोष सिद्धि करने का जो है अवसर देगी। अब बात 19 के 1 में अपराध के समय विधि के अनुसार सजा दी जाएगी। अपराध के समय, नहीं तो कहेगी 2023 में अपराध किया और 2018 में कोई पुराना नियम था उसके तहत सजा नहीं दी जाएगी। ये बात 20 के 1 में कहा गया है। 20 के 2 में कहा, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक ही अपराध के लिए। अब किसी भी व्यक्ति की खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया, खुद के लिए गवाही नहीं दिया जाए। अब बात की जा रही है 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात इसी में कही गई है। अनुच्छेद 1 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब बात करते हैं मूल अधिकार के अंदर गिरफ्तारी का निरोध। 22 में क्या कहा, गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण। अब ये क्या चीज़ें हैं, 22 के 1 में मनमानी गिरफ्तार से संरक्षण, मनमानी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 22 के 2 में क्या है, हिरासत के 24 घंटे के अवधि के कोर्ट के प्रस्तुत जो है सम्मित करना होगा। अब आगे बात हुई अनुच्छेद 22 के 4 में क्या कहा है, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को लोगों को कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब आगे इन सब चीज़ों की चर्चा की करते हैं आगे भी। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या चीज़ें हैं प्यारे साथियों, 22 से 24 के तहत शोषण, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में मानव का दुर्व्यापार या बलात्कार यानी जबरदस्ती नौकरी करवाना जो है क्या है, संविधान के खिलाफ है, मूल अधिकार के खिलाफ है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों का नियोजन या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, जो 14 वर्ष से नीचे हो उनके लिए ये बात कहा गया है। चलते हैं अब बातें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 25 से लेकर 28 में इन धर्म के अंतःकरण यानी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता किसमें कही है, अनुच्छेद 25 में। और 26 में क्या कहा, धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की, यानी कि कोई धार्मिक मामले जैसे आप तो गणेश चतुर्थी आया था, अभी दुर्गा पूजा आया है, इस मामले में जो अपना प्रबंध करते हैं लोग, दुर्गा पूजा बैठाते हैं, इसमें क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में क्या, धार्मिक अभिवृत्ति हेतु संदाय की स्वतंत्रता, अभिवृत्ति हो क्या है, संदाय मतलब कि धन इकट्ठा करने की क्या है, स्वतंत्रता इसकी है। और वही बात है फिर 28 में क्या कहा है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो है बात कही गई है अनुच्छेद 28 में। कोई जरूरी नहीं धार्मिक उपासना में आप उपस्थित ही हो। अब बात नेक्स्ट कर लेते हैं प्यारे साथियों, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 19 से 30 में कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें, 29 में, जबकि 30 में क्या कहा, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किसमें कहा गया, अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार की। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब कौन सा विधिक अधिकार बना दिया गया, 300 के जो है
का में रख दिया गया है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार टोटल कितने रिट जारी किए जा सकते हैं? तो आप बताओ कि 5 रिट टोटल है, पांचों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है, शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उसके बाद अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। ये क्या है? 5 जो है संवैधानिक उपचार हैं। अब बात करिए 33 में क्या कहा गया है? पैर से 33 में कहा है सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों के कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकार के सीमित किए गए हैं। मतलब उनके मूल अधिकार जितना ऐसे मान लो कि अभी दिए गए हैं, सब मूल अधिकार सैन्य बल और अर्धसैन्य बलों को नहीं मिले हैं। अब 34 में किसी भी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार का सीमित किया जाना, जो 34 में कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी आता नहीं। अनुच्छेद 35 में संसद के कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो बताओगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दें भाग 4 में 36 से 51 तक की चर्चा होगी, जिसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट फॉर्म में से डीपीएसपी कहा जाता है। हिंदी में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। इन सब चीज़ों की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, और एक प्रकार का विस्तृत में शॉर्ट रहेगा, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपको क्विक रिवीजन कराना है, क्योंकि कम समय है परीक्षा के लिए। ये क्विक रिवीजन नहीं करवाएंगे तो फिर आप इसको जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी या न्यायालयों के प्रवर्तनीय वाद्य योग नहीं। पूर्व क्या था? मूल अधिकार वाद्य योग था, मतलब न्यायालय में ले जा सकते थे, सरकार लागू ना करे, लेकिन इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं राज्य के लोक कल्याण और अभिवृद्धि के लिए, जो आप सभी अनुच्छेदों को एक एक करके देखते हैं। पहले में क्या है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि दूसरे में बताया गया डीपीएसपी को परिवर्तनीय या वाद्य योग नहीं, न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता है। वही 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखा। लोक कल्याण, यहाँ कल्याण, और 38 कल्याण की बात किसमें की गई? तो 38 में बात की गई। ये चीज़ें याद करके रखना। 39 में क्या कहा गया है? पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से जीविका या पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा कि राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन आपको बता दो मूल कर्तव्य लागू नहीं कराया जा सकता सरकार से जबरदस्ती। अब बात होगी 40 में, किसमें? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 41 में है। अब बात करते हैं 42 में किसकी बात की गई है प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे न्याय संगत या मानवोचित दशा के प्रसूति सहायता। आपने देखा है कि बच्चा पैदा होता, सरकार उसको सहायता के रूप में कुछ पैसे देती है और क्या बोलते हैं टीके वगैरह लगवाती। ये किस अनुच्छेद के तहत? हमारा अनुच्छेद 42 के तहत ही। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी याद देना जो है, ये सब जो है, जब आप जानते हैं कर्मचारियों को काम नहीं मिलता तो उसमें निर्वाह मजदूरी सरकार देती है। इसके तहत जो है मनरेगा का आप जानते हैं गठन हुआ है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, केवल इसके तहत गोवा में ही लागू है और कहीं पर भी अभी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अब बात करते हैं अब 1945 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कहाँ पर की गई? अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की। 46 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया, किसमें? 46 में। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये सब क्या अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, ये सब 48 के अंतर्गत किया गया है। अब जबकि 49 में क्या कहा गया है? 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों को जो है संरक्षण करना, किसमें? 49 में। और 50 में राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। कैसे? अब 50 में 50% कार्यपालिका को अलग कर दो, न्यायपालिका, 2 चीज़ें तो अलग कर लो, तो 50-50 बांट दो, इसका मतलब हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 के तहत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये सब क्या है? तो आप बताओगे ये मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब चलते हैं संसद या से क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी है, सबसे क्वेश्चन इसमें देखेंगे प्यारे साथियों। अब देखिए संघ के बारे में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से कहा गया, तो बताओगे 52 से लेकर 151 तक संघ के बारे में अनुच्छेद। अब वो ऐसे पूछा जाए तो सरकार के कितने, बात करते हैं सरकार के 3 अंग कौन से, तो बताओ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सब की चर्चा एक एक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कार्यपालिका की।
कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायाधीश हैं, सब क्या कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 से लेकर कितने तक कहा गया है, आप बताओगे? 151। तो 22 मैंने बोल दिया, 52 अनुच्छेद से 151 तक है। तो 52वें अनुच्छेद में किसकी बात की गई, तो आप बताओगे राष्ट्रपति की बात की। कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और जिसकी, और 53 में क्या कहा गया, कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, तो आप बताओगे प्रधानमंत्री के पास होगी। ये बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा, या चुनाव 54, चुनाव निर्वाचक मंडल है, चुनाव का मंडल कहते हैं, 54 में कहा गया है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, ये बात किस अनुच्छेद में, तो 54 में कहा गया है। जबकि 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, तो बताया गया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली किसमें, तो आप बताओगे 55 में कहा गया है। एक एक अनुच्छेद विस्तृत रूप से बात होगी प्यारे साथियों, जो इम्पोर्टेंट होगा। अब बात हो 56 में क्या गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या कहा है, 56 में कहा गया है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना, 5 वर्ष होगा, ये भी इसी में कहा गया है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन की बात किसमें, अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अब राष्ट्रपति के बारे में और सी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 58 में कहा गया है। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, राज्यसभा नहीं लोकसभा, लाभ के पद पर क्या हो, ना हो, तभी राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी योग्यता है। अब 59 में किसके, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, तो राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 60 में 7 से 60, 7 से शपथ, अनुच्छेद शपथ किस से, तो 60 में शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 61 में संसद के पास है। चलते हैं, अब बात करते हैं 62 की। राष्ट्रपति के पद के लिए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें। राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है, भारत के सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति संघ के समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, तो बताओगे प्रधानमंत्री को। अब किसको किसको नियुक्त करता है, तो आप बता दें, भारत के महान न्यायवादी को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल को, संघ राज्य के राज्यपाल के प्रशासक को, और वैसे फिर और किसको, तो बताओगे दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है नियुक्त करता है। और मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का भी गठन कौन करता है, तो बताओगे राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी, नियुक्ति तो हो गई, अब विधायी शक्तियाँ किसके पास है। संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, सत्र अवसान करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है, तो बताओ राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उसको अध्यक्षता कौन करता है, तो बताओगे संसद लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भी करता है कौन, राष्ट्रपति ही करता है। किसी भी क्षेत्र में SC/ST जाति के हेतु आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है। ये सब क्या है, तो बताओ उसकी विधायी शक्तियाँ हैं। अब बात करते हैं जब विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या क्या कर सकता है। विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, या अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा क्या करता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तो 3 अधिकार इसको प्राप्त हैं यदि कोई विधेयक है तो। अब बात करते हैं वीटो शक्ति के बात करते हैं राष्ट्रपति की। वीटो शक्ति इसके कौन कौन से हैं, तो ये जान लेते हैं। 3 तरह का वीटो होता है। कौन कौन सी वीटो है। अत्यंतिक वीटो क्या है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, उसे बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या है, राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है। अब पॉकेट वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है, न लौटाता है, परंतु अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है, उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। मतलब स्वीकृत भी नहीं करता है और ना ही सहमति देता है और न लौटाता है, अपने पास रखा रहता है, इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। तीनों का मतलब आपने समझ लिया है।
अब पुनर्विचार के लिए जब भेजता है उसे निलंबनकारी वेटो। आत्यांतिक वेटो क्या राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, मतलब हम इसको अभी जब चाहेंगे, जब हाँ करेंगे तब चाहेंगे ना करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 तरह की वीटो। आपने वित्तीय शक्ति क्या है इसके पास, वित्तीय शक्ति धन विधेयक की स्वीकृति को पूर्ण अनुमति की संसद में प्रस्तुत किया है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो वित्त विधेयक को नहीं, धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता। ये क्या है, इसका वित्तीय शक्ति है। अब राजनयिक शक्ति क्या है, राष्ट्रपति राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। ये बात जो है राजनयिक शक्ति हो गई। दूसरे देशों के राजदूत या उच्चायुक्त राष्ट्रपति को प्रमाण देते हैं। सैन्य शक्ति क्या है, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। युद्ध की घोषणा और समाप्ति कौन, राष्ट्रपति ही करता है, सैन्य शक्ति है। अब बात करते हैं और भी, देखो न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन करता है, नियुक्ति करता है, न्यायिक शक्ति है। और क्षमादान शक्ति कौन कौन सी, तो क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है सबका। अब क्षमा क्या है ये देख लेते हैं। तो क्षमा दंड को पूर्णतः समाप्त कर सकता है, दंड की मात्रा को कम कर सकता है, परिहार मतलब, और दंड की कठोरता को कम कर सकता है। देखिए मात्रा को कम कर सकते हैं, 10 साल का है तो उसको 5 साल कर दे, उसको तो मात्रा को कम करते हैं। दंड की कठोरता को कम कर सकता है, जैसे मान लो कि 10 साल का ही आज जो है साश्रम कारावास है, साश्रम कारावास को केवल कारावास कर दिया है, साश्रम हटा दिया है, लघुकरण इसे कहते हैं। विराम क्या है, विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जा सकता है, इसे कहते हैं विराम। प्रतिलंबन का दंड को कुछ समय के लिए टालने का प्रावधान जो है, ये तरह का जो अधिकार प्राप्त है इसको, इसे क्या बोलते हैं, क्षमा शक्ति का जो है अधिकार प्राप्त है। अब देखिए आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी इसके पास होती हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 में कहा गया है। राष्ट्रपति शासन किसमें, अनुच्छेद 56 में, जबकि वित्तीय आपात किसमें, अनुच्छेद 360 में उल्लेख है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में बात किया गया, तो भारत को उपराष्ट्रपति 63वें अनुच्छेद में, जबकि 64 में उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा, ये 64 में कहा गया। 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किसमें, अब बताओगे। अब कैसे याद करोगे, यहाँ ऊ देख रहे हो 3 है और यहाँ 63 में भी 3 है, ऊ की तरह दिख रहा है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व योग्यता किसमें, जो 63-66 में है, जबकि निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों का सदस्य करेंगे, ये भी बात इसी में कहा गया है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और राष्ट्रपति क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य था, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये इसकी क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष होता है, तो आप बताओगे 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने पर जो है इसे अपना त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त करने पर, मृत्यु होने पर, अवैध घोषित होने पर जो है रिक्त किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 68वें में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल किसी रिक्ति पूर्ति अथवा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय चुने हुए व्यक्ति का कार्यकाल जो है ही पूरा करेगा। चलते हैं। आप अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई, तो जबकि 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई थी। अब उपराष्ट्रपति की और चीज़ें देख लेते हैं। 70 में क्या, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे अब किसी आकस्मिक राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उसमें 70 के तहत जो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। 71 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के मामले की जो है मामले के बारे में बात किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम जो है संघीय मंत्रि परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्यारे साथियों बस बने रहें आप, एक एक चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। अब संघीय परिषद का किस, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगा, जिसका प्रमुख क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये बात किस में कहा गया है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। ये राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए एक मंत्रि परिषद, जिसका प्रमुख क्या होगा, तो बताओगे प्रधानमंत्री। अब बात होती है 75 में किसकी बात की गई है। 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको लिए। अब बात होती है, देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सभी सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ लेंगे। चलते हैं। अब देखिए कार्यकाल क्या होगा,
तो कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अनुच्छेद 75 के 2 के तहत अधिकतम 5 वर्ष तक जो है बने रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की कार्यकाल या मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की बात हो रही है। अब संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में और देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा? अनुच्छेद 75 के 1 का में कहा गया मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सहित है। अब बात करते हैं महान्यायवादी की बात करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। महान्यायाधीश भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जबकि कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। महान्यायाधीश, ये चीज़ें आपको याद करके रखना। मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, एक होता है मंत्रियों के प्रकार क्या होते हैं, तो मंत्री के प्रकार में एक मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रिमंडल, दोनों देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और ये सब मिला के क्या बनता है, तो बताओ मंत्रिपरिषद बनता है। जबकि मंत्रिमंडल किसे प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री दोनों को मिलके क्या बनता है, तो बताओ मंत्रिमंडल किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सहित क्या बनते हैं, तो मंत्रिमंडल बनता है। देखिए, मंत्रिमंडल अलग है, थोड़ा सा अंतर है। और इसी में जब राज्य मंत्री और उप मंत्री जब शामिल कर लिए जाते हैं उसी को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। दोनों में अंतर आप जान लीजिए। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद जब कहा जाए तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों।